नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिहाज से हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 9 के अंतर्गत पर्यावरण के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 10, जिसमें हम बाल विकास यानी कि सीडीपी के 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि साक्षी अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है, तो ये दर्शाता क्या है? कि साक्षी को अपना घर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा कह रहा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तीसरा कह रहा है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, या फिर शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आपको एकदम ही नहीं पसंद, यहाँ पर वर्ड बिल्कुल लग गया, उससे तो आप सीधे-सीधे इस ऑप्शन को काट सकते हैं। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो क्या उसे घर में अवसर नहीं मिलता है? घर में भी अवसर मिलता है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, वो तो शांति कराते रहते हैं, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। क्या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है? जैसे कि आपके विचार मैच कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप किसी क्लास में हैं और उसी बच्चे जिससे भी मैच कर रहे हैं, कहीं न कहीं उससे ही आपकी मित्रता हो जाती है, और जब आपकी मित्रता हो जाती है, तो आप अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को भी मिलती है कि अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उसके विचारों को इतनी मान्यता नहीं मिल रही है। या कई बार ऐसा होता है, आप कुछ बोल रहे हैं, तो आपका जो मित्र है वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है, आपके जो विचार हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें आप बच्चे को अंतर्मुखी में रख देंगे कि वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। इसमें आप ना तो अंतर्मुखी में रखेंगे, ना बहिर्मुखी में। आप इसमें रखेंगे कि बच्चा घर में तो बोलता है, पर ज़्यादा कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि विद्यालय जो है, वहाँ पर उसके विचारों को मान्यता मिल रही है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, पावलोव, बताइए कौन सा सही होगा? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन जो है वो करते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है जीन पियाजे के द्वारा जाता है, तो आपका इसका श्रेय क्या कहेंगे? जीन पियाजे को जाता है। यही आपका सही होगा। और अलग-अलग अवस्थाओं के अलग-अलग स्टेज जो होते हैं समय के, उसके अकॉर्डिंग जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने इसीलिए बताया भी है कि इस वर्ष से इस वर्ष तक जो है क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जो है वो जीन पियाजे को जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर किशोरावस्था जो है वो सही होगा। किशोरावस्था जो है ये समय, और सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उस स्टेज में अपने आप को रख कर देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। समवयस्क समूह जो है उसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किसमें? किशोरावस्था में। और देखिए, ऑप्शन में अगर आपको पूर्व किशोरावस्था करके ऑप्शन दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है, वो हम उसको बांट देते हैं पूर्व और उत्तर के हिसाब से। चौथा प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं, उसके अनुसार इंद्रिय कामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, या अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा, किसके साथ संबंधित है? तो आप कहेंगे जीन पियाजे ने दिए थे अपने संज्ञानात्मक विकास के चरण, और इन जो चरणों को बाँटा गया था, इसमें अनुकृति, स्मृति और मानसिक निरूपण आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। मैंने बताया भी था इससे पहले कि ये जो है सभी विशेषताएँ हैं इस अवस्था की, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी? संवेदी गामक, यानी कि पहली जो अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है, उसकी बात हो रही है। उसी में आपको अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण जो है वो देखने को मिलता है। पाँचवाँ प्रश्न है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार जो है वो विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन को सीधे काट दीजिए, ऐसे नेगेटिव कभी भी नहीं सही होते हैं। दूसरा कह रहा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता-पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। माता-पिता के साथ चर्चा कर सकते हैं, पर कुछ विशेष मुद्दों पर जिसका कुछ हल निकले। बाकी यहाँ पर क्या ज़िम्मेदारी है कि शिक्षक यहाँ पर क्या कह रहा है, निरयोग्य बच्चा वो पहली बार विद्यालय आ रहा है। अगर पहली बार आ रहा है, तो आप
माता-पिता की ज़िम्मेदारी नहीं रह गई, अब आपकी ज़िम्मेदारी हो गई है। अगर माता-पिता अपने घर से उसे भेज रहे हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप टीचर के आधार पर इस ऑप्शन को काट देंगे। तीसरा कह रहा है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेना, रटाना ये सारी चीज़ें नहीं सही होती हैं, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। डी बचा यही सही होगा। क्या कि बच्चे की जो नियोग्यता है, उसके अनुसार ही उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव जो है वो देना चाहिए। छठा प्रश्न है कि बुद्धि का कौन-सा सिद्धांत है? सामान्य बुद्धि जी और जी को हम कहते हैं जर्नल इंटेलिजेंस और विशिष्ट बुद्धि स्पेशल नाम से एस इसकी उपस्थिति का समर्थन करता है। 4 ऑप्शन है पदानुक्रमिक सिद्धांत, नियम प्रतिकूल सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं। जी से आप क्या कह सकते हैं? जनरल इंटेलिजेंस ना कह कर के जनरल फैक्टर कहिए क्योंकि इसका एक्चुअल में अर्थ जी फैक्टर और एस फैक्टर को हम कहते हैं ऐसे कि स्पेसिफिक फैक्टर और जी से कहते हैं जनरल फैक्टर। तो ये जी से आपका जनरल ही याद रखिए वो ज़्यादा बेहतर होगा और एस से आप याद रखिए स्पेशल। इससे आप एक्चुअल जो इसका अर्थ है वो ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो है 2 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 घटक हैं और 2 घटक आप क्लियर हो रहा होगा किससे कि द्विखंड से संबंधित है और स्पेयरमैन ने दिया था द्विखंड का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो 2 खंड हैं वो यही 2 खंड थे, एक आपका जनरल फैक्टर और एक आपका स्पेसिफिक जो है वो फैक्टर। स्पेयरमैन ने दिया था ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 7वां प्रश्न कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर जो है वो क्या होता है? अध्ययन पद्धतियों में अंतर होता है, क्षेत्र में अंतर होता है, कार्य में अंतर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर जो है वो किस चीज़ का होता है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि जो उसका क्षेत्र होता है ना, वो दोनों में अलग-अलग होता है। बाल विकास में बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ-साथ बालक में क्या-क्या शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं, शारीरिक व्यवहार में क्या रुचि आ रही है, लक्ष्य में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। बच्चे में आए परिवर्तन और इस परिवर्तन के कारण उसके व्यवहार में हुए जो परिवर्तन है, उसका अध्ययन आप कह सकते हैं हम करते हैं। और अगर बात की जाए बाल मनोविज्ञान की, बाल विकास तो मैंने बता दिया ना, बाल विकास हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि इतने से इतने एज में क्या हुआ ये सारी चीज़ें। बाल मनोविज्ञान में होता है कि छात्र व्यवहार के अलग-अलग क्षेत्रों का अध्ययन हम करते हैं। बाल विकास जो है वो उसका अलग हो गया और बाल मनोविज्ञान छात्र व्यवहार के अलग-अलग क्षेत्रों का अध्ययन। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर कि दोनों का जो क्षेत्र है वो अलग है, यही इसमें मेन डिफरेंस है। 8वां प्रश्न कि घास का कौन-सा काल है जिसको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बहुत ही जो है आसान सी डेफिनेशन है, बहुत बार रिपीट होती है। तो स्टेनले हॉल जो है उन्होंने कथन दिया है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल और किसको कहा है? तो आप कहेंगे किशोरावस्था को जो है ये नाम दिया है। किशोरावस्था को ही कहा है इन्होंने संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था ये जो है स्टेनले हॉल का कथन है। 9वां प्रश्न है इनमें से कौन-सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है आपको बताना है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यता एक उपागम होता है और चौथा कह रहा है समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर ही आधारित होती है। आपको बताना ये है कि जो इनमें से कौन-सी ऐसी विशेषता है जो कि समस्या समाधान उपागम का विशेष जो है वो चिन्ह है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे समस्या कथन में संकेत का अंतर्निहित होना, समस्या समाधान उपागम जो है उसका विशेष जो है वो चिन्ह होता है तो अंतर्निहित होना यही आपका बिल्कुल पर सही हो जाएगा और मानसिक और आलोचनात्मक जो चिंतन होता है वो इसकी प्रमुख विशेषता भी होती है। 10वां प्रश्न है कि कौन-सा तत्व कक्षा में अधिगम के लिए सहायक हो सकता है? पहला कह रहा है बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करने यहाँ पर प्रेरित होगा प्रेरित करने के लिए परीक्षण जो है उनकी संख्या को आप बढ़ा दें, तो बच्चे पर बोझ ही पड़ेगा। ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। दूसरा कह रहा है अध्यापक द्वारा बच्चों की जो स्वायत्ता है उसको बढ़ावा दिया जाए और सहायता भी की जाए, बस यही आपका सही होगा। कक्षा में अधिगम जो है उसके लिए अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा दिया जाए, उसको उनको सहायता प्रदान की जाए जिससे कक्षा में बच्चे बिना कोई डर के अध्यापक से जो भी पूछना है उसमें पूछ सकें। कई बार देखते हैं ना बच्चे डरते रहते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आया, सोचते हैं टीचर ना डाँट दें तो नहीं पूछते हैं। तो ये आपका है कि बच्चे बिना किसी भय-भीत के जो है
बिना किसी भय के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका यही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन भी कट जाएगा, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना और कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, ये भी आपका सही नहीं होगा। 11 प्रश्न है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया है, सही है। पहला कह रहा है परिवेश की भूमिका, लगभग सीधे से इस प्रश्न को समझा करिए। देखिए आपने जैसे पूरा ये प्रश्न पढ़ा, अब इसमें शॉर्ट में समझ लीजिए पूछा क्या जा रहा है। कह रहा है कि आनुवंशिकता और परिवेश यानी आनुवंशिकता और जो वातावरण है उसकी भूमिका के संदर्भ में यहाँ पर मानवीय विकास में कौन सा कथन सही है, मानव विकास के संदर्भ में। पहला कह रहा है परिवार परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। आप कहेंगे ऐसा नहीं है, आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है ना वो परमानेंट होता है। जो आस-पास का वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप में आ रही हैं वो चेंज हो सकती हैं। किसी की संगत हुई, आज कुछ है, कुछ कल कुछ है, तो वो चेंज चेंज है हो सकती है, पर आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे कभी-कभार आनुवंशिकता से कोई बीमारी जो है आपको मिली है या और भी बहुत से लक्षण होते हैं, तो ए वाला तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। डी कह रहा है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, बस यही आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, विभिन्न प्रकार के परिवेश की, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर आनुवंशिकता और परिवेश का जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो परिवर्तनशील है। यानी कि किसी पर जैसे कि एक ही माता-पिता की 2 संतानें हैं, तो एक पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है, एक पर दूसरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो वो चेंज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यही आपका मेन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी भारत सरकार की विविधयात्मकता, क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, ये तो ऑप्शन सीधे-सीधे कट जाएगा। वो प्रश्न में सत्य पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहता है। देखिए आपने नेगेटिव वर्ड पकड़ा, गलत है। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से ही सीखते हैं और प्रश्न यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, शिक्षार्थी जो होते हैं अलग-अलग तरीके से सीखते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा आपका कह रहा है खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। बिल्कुल, जब 3 ऑप्शन कट गए तो फिर बचा ही नहीं कुछ, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? मोर्चाबंदी, इंग्लिश के टर्म्स को भी पढ़ते हुए चला करिए, कई बार क्या होता है हिंदी में जो शब्द होते हैं कठिन दिए होते हैं। इंग्लिश के टर्म्स जो है आप उससे बेहतर समझ सकते हैं। मोर्चाबंदी, निर्धारण, अंतर्दृष्टि और मानसिक प्रारूपता। बताइए कौन-सा सही होगा? तो आप कहेंगे कि आपका ऑप्शन अंतर्दृष्टि, इनसाइट जो है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। प्रश्न में यही पूछा गया था ना, कौन बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि तो और ज़्यादा जो है मोटिवेट करता है, ये बाधित थोड़ा नहीं करता है। तो बस सी वाला ऑप्शन यहाँ पर है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 की एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है। अब वो क्या कर रही है? पहला कह रहा है वो आकलन दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है या फिर वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण को करने को प्रेरित कर रही है या बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है या बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? प्रश्न यही कह रहा है कि पहले जो पढ़ाया गया पाठ है उससे जोड़ते हुए बच्चे को अगर सारांश लिखना सिखा रही है, तो क्या ये एक उद्देश्य हो सकता है कि आप पूरी पाठ्य वस्तु को ना पढ़ें? ये तो ऑप्शन डी वाला तो यहाँ पर ऑप्शन कट जाएगा। और देखिए, बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार स्मरण करना, ये मतलब स्मरण मतलब समझ लीजिए याद ही करने की बात हो रही है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आकलन दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही, पाठ्य वस्तु के महत्व यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चा क्या सीख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो यही आपका सी वाला ही सही होगा कि बच्चों को पाठ समझने की जो स्वशैली है वो विकसित करने में सहायता कर रही है। 15 प्रश्न, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अब दोनों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सी समान प्रकार की त्रुटि जो है वो कर सकते हैं? विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण या सरलीकरण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें और शेयर भी करते रहिएगा। जो भी परीक्षा देंगे सीटेट की या यूपी टेट की, क्वेश्चन दोनों के ही कॉमन है। वैसे सीटेट जल्दी होने के चांसेस है, इसलिए सीटेट के ज़्यादा प्रश्न आप इसमें देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर विकासात्मक जो है वो सही होगा। एक बच्चा अगर अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा जो है सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। द्वितीय भाषा के रूप में मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि आपको हिंदी आती है तो हिंदी ही आप बोल रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आपकी मातृभाषा हिंदी है। एक जो आपको पहले से आती है, हर जगह यूज़ भी कर रहे हैं, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में आती है, यानी कि आपकी मातृभाषा, मदर टंग कह सकते हैं। और जो दूसरी लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, वो हमारी टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम सीखना चाहते हैं। हर जगह जैसे इंग्लिश मान्य है, तो हिंदी हमारे लिए क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारे लिए क्या है? सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो वही कह रहा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो इनमें पूछा गया है, दोनों निम्नलिखित में से कौन-सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो आप कहेंगे विकासात्मक। विकासात्मक त्रुटि में क्या होता है? कोई व्यक्ति के द्वारा कोई भाषा या सीखी गई कोई भाषा त्रुटि का जो संबंध होता है, उसके द्वारा सीखी गई जो पहली भाषा है, उससे नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य भाषा को सीखने में जो त्रुटि की जाती है, उससे होता है। इसीलिए यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी कि मातृभाषा जो सीखने वाला बच्चा है और उसी भाषा को सेकेंडरी भाषा, द्वितीय भाषा के रूप में सीखने वाला जो बच्चा है, वो विकासात्मक त्रुटि जो है वो करेगा। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न कि व्यक्तित्व के मापन में आपसे पूछा गया है अन्य परीक्षण से बेहतर होती है। व्यक्तित्व के मापन में जो प्रोजेक्टिव तकनीक होती है, वो अन्य परीक्षण से बेहतर क्यों होती है? पहला कह रहा है कि उन्हें सहज रूप से प्रशासित किया जा सकता है, आप कहेंगे नहीं। वे सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त होते हैं, तो आप कहेंगे इससे तो मतलब ही नहीं है इसका। परीक्षार्थी को नहीं पता है कि वो अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है, बस सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। होता क्या है, परीक्षार्थी इसमें आप कहेंगे अपने ऐसे इसको और अच्छे से समझते हैं, तो जैसे आपको एक पिक्चर दिखा दी जाए और उस पिक्चर में बहुत कुछ जम्बल्ड हो, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, मतलब एक परछाई, उसके ऊपर और परछाई और परछाई और परछाई, इस टाइप के टेस्ट। अब उसको देखकर आपको पूछा गया कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो कोई ऐसा होगा उसमें कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। तो वही है कि जो परीक्षार्थी होता है उसको नहीं पता है कि वो अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है, मतलब वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है पिक्चर या इमेज कि आपका जो व्यक्तित्व है, उसका मापन उसके आधार पर किया जा सके। तो वो आपका यहाँ पर होती है प्रोजेक्टिव तकनीक, जो कि आपके अंदर जो भावनाएँ होती हैं, आपके जो विचार होते हैं, आपके उनको प्रकट करने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो यही है कि परीक्षार्थी को नहीं पता होता है। जैसे आपने बता दिया कि हमको इसमें एक अंडा दिख रहा है, कोई कहेगा हमको इसमें रस्सी दिख रही है। तो आप जो भी बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उनको पता है कि किस टाइप का कौन-सा व्यक्ति क्या सोच सकता है, तो उससे ही वो मापन कर लेते हैं। 17 प्रश्न आपका है, ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी? कौन-सा सही होगा? तो आप जानते हैं ब्रेल लिपि हो गया या टेप रिकॉर्डिंग हो गया, जो छात्र दृष्टिबाधित विद्यार्थी में आते हैं, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ब्रेल लिपि का जो प्रतिपादन है वो किया था लुइस ब्रेल ने। कब किया था? 1829 में। इसमें क्या होता है, उभरे-उभरे इस टाइप से बिंदु होते हैं 6, और इसमें क्या होता है, जो बिंदु होते हैं उन पर ही जैसे जो भी लिखा गया उसको टच करके हाथ से जो है वो पढ़ा जाता है। आपका ऑप्शन बी वाला दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वो सही हो जाएगा। 6 इसमें डॉट्स होते हैं, बिंदु कह लीजिए, डॉट्स कह लीजिए। 18 प्रश्न है, इनमें से कौन-सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला कह रहा है कि बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, आपका ये होगा, या वैयक्तिक जो भेद हैं उनकी स्वीकृति, ये होगा, या खोजपूर्ण अधिगम, ये होगा, या शाब्दिक जो शिक्षण है उसकी आवश्यकता, ये होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन इनमें से नहीं निकाला जा सकता? तो कौन-सा सही होगा? ऑप्शन इन चारों में से तो आप कहेंगे डी वाला जो है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये आपका नहीं निकाला जा सकता। बस डी वाला ही आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। 19 प्रश्न देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए
अध्यापक को पूछा गया है इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण मैंने आपको बताया था, इसी को अधिगम अंतरण कहते हैं। एक से दूसरे में आपको हेल्प कर रहा है तो वो आपका धनात्मक है, या नहीं प्रभाव पड़ रहा है तो ऋणात्मक है, वो सारी चीज़ें। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, उसकी योग्यता को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। सामान्यीकरण पर बल देना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना या सूझ द्वारा सीखने का विकास करना। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको अगर नहीं भी पता है अधिगम स्थानांतरण, तब भी आपको पता है कि रटने की प्रवृत्ति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है, तो तब भी आपका बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि गलत कथन यहाँ पर पूछा गया था, अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। 20 प्रश्न है, निचली जो कक्षाएं होते हैं उसमें पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। गद्य कार्य को, समूह चर्चा को, कहानी कथन को या व्याख्यान विधि को। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं तो कहानी कथन आपका सही हो जाएगा। जब भी निचली कक्षाओं की बात होती है, कहानी कथन में बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें सृजनात्मकता आती है, कल्पना की जो क्षमता होती है वो आती है। तो छोटे बालक में आप देखते भी हैं, हम उनको थ्योरी पढ़ाने लगेंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ाने लगेंगे जिनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे समझेंगे? तो उनके लिए ज़रूरी यही होता है, कहानी के माध्यम से चीज़ों को आप बताएँ, ताकि बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक सुनें, बच्चों का ध्यान आकर्षण हो। 21 प्रश्न है, संवेग क्या होता है? क्रोध और भय, या फिर प्यार और स्नेह, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन-सा सही होगा? आप जानते हैं एक डेफिनिशन बहुत ही फ़ेमस है वुडवर्थ की, संवेग की। उन्होंने क्या कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो बस उत्तेजित दशा से ही आपको समझ में आ रहा है, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। 22 प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल कलाकारों में, सभी प्राणियों में, और ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है, केवल बिल्लियों में या फिर केवल मनुष्यों में। अब आप खुद से सोचिए कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो केवल बिल्लियों में होती हैं, तो ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा। केवल मनुष्यों में भी नहीं होती हैं, केवल कलाकारों में नहीं होती है। देखिए जो केवल वर्ड होता है ना, सीटेट में एक चीज़ को ध्यान रखिए, ये क्या करता है, ये एक लिमिट तय कर देता है। ये कहता है नहीं कि केवल क्या यहीं तक ही ये चीज़ सीमित है, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, और भी जगह हैं जहाँ मूल प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। जो मैकडूगल थे ना, उन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग उसको अलग-अलग 14 प्रकार के बताए थे। उसमें आप देखेंगे ये सभी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सभी प्राणियों में, और ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 23 प्रश्न, एक समावेशी कक्षा वो है जहाँ जब एक आकलन की पुनरावृत्ति रहती है तब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले, या फिर अध्यापक विद्यार्थी जो हैं, देखिए न्यूनतम श्रेणी यहाँ पर मतलब रैंकिंग, समावेशी कक्षा से तो कोई मतलब दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं है। बी कह रहा है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकें से ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म बहुत अच्छा लिखा है, वो है सक्रिय भागीदारी। तो कई लोग क्या करेंगे, सक्रिय भागीदारी जो ये वर्ड है इसको देखेंगे और क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। कई बार मैंने इसीलिए बोला है कि जरूरी ये भी है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। समावेशी कक्षा वो है जहाँ, तो समावेशी कक्षा की यहाँ पर क्या बात की गई है? इसमें कह रहा है समस्याओं का आधिकारिक समाधान करना। समावेशी कक्षा में समस्याओं का समाधान हो रहा है, इस चीज़ को समझिए। और समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की भागीदारिता बढ़ाना। देखिए बच्चों की भागीदारिता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, पर जो समावेशी कक्षा के बारे में पूछा है, वहाँ के हिसाब से उतना नहीं सही है, इसलिए हम डी वाले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमात्मक अनुभव जो है उसके लिए परिवेश का निर्माण करे। बस यहाँ पर इस टर्म को पकड़िए, परिवेश का निर्माण करे। वो स्थिति उस बच्चे को दे पाए जो कि समावेशी कक्षा में चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के जो बालक हैं उनकी प्रत्येक आवश्यकता अलग-अलग है, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ मंद हैं, तो उन सबके अकॉर्डिंग परिवेश देखना पड़ता है ना, तो सक्रिय भागीदारी से ज़्यादा बेहतर होगा आपका ऑप्शन डी वाला। क्योंकि एक समावेशी कक्षा होती है जहाँ पर प्रत्येक प्रकार के अधिगमकर्ता हों, उनके लिए अलग-अलग प्रकार का वातावरण जो है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, तो मतलब क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं 24 प्रश्न कि सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है उसका प्रथम पद जो है वो कौन-सा होता है? प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि कहते हैं हम फीडबैक को।
जैसे आपने देखा होगा ना, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से सामान लेते हैं, तो क्या कहते हैं वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फीडबैक से क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बाय चांस मान लीजिए कि आप एक मंजन खरीद रहे हैं या एक मुँह धोने वाला कोई फेस वॉश खरीद रहे हैं, तो आप जब उसको खरीद लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर उसमें क्या क्वालिटी है, क्या कमी है, उससे कंपनी को पता चलता है कि जो उसके प्रोडक्ट हैं, उसमें जो कमी है, उसको अगली बार सुधार किया जाए। तो इसलिए आप देखते हैं कि कोई जो प्रोडक्ट होते हैं, कई बार उनका जो ऊपर वाला कवर होता है, वो बदल जाता है, नए पैक में आता है, कभी उसमें कुछ शामिल कर दिया जाता है, तो ये सब फीडबैक लिए जाते हैं। तो वही यहाँ पर है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है, तो प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो ऐसा नहीं कि मैं फीडबैक के बारे में बता रहा हूँ, तो फीडबैक ही आंसर है। मैं केवल एक बात बता रहा हूँ कि आपको फीडबैक होता क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले तो जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप क्या कहेंगे, किसे माना जाता है? एलन को माना जाता है। पूरा नाम है इनका ए.डब्ल्यू. एलन। तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है, अगर आप डीएलएड के लेवल पर या बीएड के लेवल पर देखते हैं। बाकी आंसर की बात करते हैं, तो पहला जो पद होता है, वो होता है योजना बनाना, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन, योजना बनाना। 25 प्रश्न है, इनमें से कौन-सा कथन रुचि के बारे में सही नहीं है? रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तो आप कहेंगे सही नहीं है, पूछा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। आज आपका इंटरेस्ट, अच्छा, आप छोटे बच्चे को देखते भी होंगे या खुद भी आप अपने आप में महसूस होते होंगे कि आपको नहीं पता कि आप बड़े होकर क्या बनना है। आप देखते हैं कि अगर एक कहीं टीवी में कोई ऐसा एपिसोड आ रहा है वकील का, उसका वहाँ पर जो है बहुत बढ़िया रोल है, तो आप सोचेंगे कि अब मुझे बड़े होकर वकील बनना है। फिर क्या है, आपने 4 दिन बाद देखा कि एक डॉक्टर है, जान बचा ले रहा है किसी की, तो आपने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो क्या होता है, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। शक्तिमान देख लिया तो कहते हैं हमको उड़ना है, बहुत छत से भी कूद जाते होंगे। बी ऑप्शन है कि रुचियाँ जो है योग्यताएँ और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल योग्यता से संबंधित थोड़ा नहीं है, मतलब आप हैं छोटे से, पर आप सोच कितना भी सकते हैं ना, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही हो। अब जैसे आपने कोई देखा है ऐसा बॉडी बिल्डर है, बहुत बॉडी है उसकी, और आप सोच रहे हैं कि आप भी उस तरीके से बनना चाह रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका इंटरेस्ट है। पर क्या आपकी उसमें योग्यता है? नहीं है। क्या आपकी उसमें अभी क्षमता है? आप कहेंगे नहीं है। पर फिर भी वही यहाँ पर क्या है, रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल सही है। प्रश्न में कह रहा है गलत बताना है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल। कुछ चीज़ें बाद में इंटरेस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें पहले से ही होती हैं। जन्मजात में आप देखते हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जन्म से जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी बैठना, आराम करना पसंद नहीं होता, दिन भर काम करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत सोना पसंद, मतलब कि बहुत से अलग-अलग इंटरेस्ट हैं। तो जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। अर्जित तो मैंने ऊपर बता ही दिया। सी भी सही है। अब देखिए 3 ऑप्शन सही हो गए, तो मतलब डी ही आपका गलत होगा। तो बस आंसर यही हो जाएगा कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, बस यही आपका गलत है, बाकी सभी जो है वो सही है। 26 प्रश्न है, इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, क्रोध, प्रशंसा या खेलना? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में कि 2 टाइप के होते हैं अभिप्रेरक, एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक में भूख, प्यास, निद्रा, इन सबको शामिल कर दिया जाता है। अर्जित अभिप्रेरक में क्या होता है, जो चीज़ हम अर्जित करते हैं, प्रशंसा जैसे हो गया, निंदा हो गया, क्रोध हो गया, खेलना हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, तो जन्मजात की बात की गई, निद्रा ऑप्शन में ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 प्रश्न है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा जो है वो दिया गया? तो थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल तथा टॉलमैन। तो आपका इन चारों में ऑप्शन में कोहलर जो है वो सही होगा। सीखने का पूछा गया है व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत जो है कोहलर का क्या था? सूझ का सिद्धांत था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर यूज़ किया था उन्होंने अपना प्रयोग। तो बस यही आपका सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन में अगर आपको वॉटसन देखने को मिलता, व्यवहार वृक्ष जो सिद्धांत है या सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है, उससे संबंधित वॉटसन का नाम देखने को भी मिलता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोहलर जो है वो सही होगा। 28 प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को जो है वो दी जाती है, या फिर विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, या बुद्धिमान व्यक्ति को, या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो स्थानीय मुखिया से कोई मतलब ही नहीं, बुद्धिमान व्यक्तियों को आप क्यों देंगे विशिष्ट शिक्षा, जो खुद ही बुद्धिमान है? विकलांग व्यक्तियों को दे सकते हैं, विशेष लोगों को भी दे सकते हैं। तो ए या बी में से कौन-सा सही होगा? तो विशेष यहाँ पर उतना सही नहीं होगा। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विकलांग व्यक्तियों, जैसे इनके लिए अब वर्ड दिव्यांग यूज़ किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों
को शिक्षा जो है वो दी जाती है, तो यही ऑप्शन सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, 29-30 तक हमारे टोटल प्रश्न है। एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे, सीखने की परिघटना में इनमें से कौन आवश्यक घटक जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो शिक्षक आपका यहाँ पर सही होगा। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है, तो शिक्षक आवश्यक नहीं है। शिक्षक जो है वो सीखने का काम थोड़ा नहीं करेगा, वो तो सिखाने से संबंधित है ना। बस बाकी अधिगमकर्ता भी ज़रूरी है, आंतरिक अवस्था भी और प्रेरक भी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, सभी लोगों को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है लास्ट कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन-सी होती है? यथार्थता होती है, चालाकी, समन्वयन या अनुकरण? बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? कौशल को सीखने में पहली अवस्था। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? अनुकरण सबसे पहली अवस्था होती है, सहस्रावस्था में ही देखने को भी मिलती है, बताया भी है मैंने। तो यही आपका ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि मैंने सुना है कि कल जो है वो हड़ताल होगी। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या भिन्न वाक्य है? ऑप्शन एबीसीडी में अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके बाद के जो प्रश्न कराएंगे हम हिंदी के ही होंगे, उसमें हम इससे जो प्रश्न का आंसर है वो जो है वो देंगे। तो आज वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।